प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित के लिए शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा को लेकर प्रस्तुत हैं। उषा कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह जी नई कविता के कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेंगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का भी इन्होंने संपादन किया। साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान सहित इन्हें अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। सन 1993 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। इस प्रकार की पंक्तियों के माध्यम से शमशेर सिंह जी अपनी बात कहते हैं। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए बंधन से परे जाने की है। वो कहते हैं, ओ माध्यम क्षमा करना, मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों पर दिया गया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है। प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस का हिस्सा कविता में बनाया गया। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुए। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग हैं, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। आइए अब कविता का पाठ पढ़ते हैं। उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से
कि जैसे धुल गई हो सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि इस कविता के माध्यम से सूर्योदय से ठीक पहले का चित्रण करता है। सूर्योदय के समय प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रात्रि के पश्चात जब भोर की ओर हम चल रहे होते हैं, प्रकृति भोर की ओर जा रही होती है, तो किस प्रकार का वातावरण है वो इस कविता में आप देखिए। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी प्रातः काल का जो आकाश था वो शंख के समान नीला था। जो भोर का नभ था वो शंख के समान नीला था। प्रातःकालीन आकाश में फिर परिवर्तन होता है, और दूसरा परिवर्तन क्या होता है, वो ऐसा लगता है मानो किसी ने चौके को राख से लीप दिया हो। राख से लीपा हुआ चौका, यानी किसी ने राख से चौके को लीप दिया हो और वो उस चौके में अभी नमी है, वो अभी गीला पड़ा है, अर्थात वो चौका अभी सूखा नहीं है। तो राख से लीपे हुए चौके को जो अभी गीला पड़ा है, अर्थात प्रकृति में प्रातःकालीन वातावरण में भी नमी है, वो नमी अभी समाप्त नहीं हुई है। फिर एक परिवर्तन प्रकृति में होता है, क्या होता है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कि जो रात की कालीमा है धीरे धीरे लालिमा में परिवर्तित हो रही है और आकाश कहीं काला और कहीं लाल दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो किसी काली सिल पर किसी ने लाल केसर डाल करके उसे धो दिया हो। एक और परिवर्तन हमें आकाश में दिखाई देता है, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, कि काली सलेट पर किसी ने कहीं मानो लाल मिट्टी मल दी हो। एक और परिवर्तन हमें मिल रहा है प्रकृति में, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीले जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो ऐसा लग रहा है मानो कोई गौर वर्ण युवती की जो देह है वो हिल रही हो। झरनों के निकलता हुआ सरिता का जल जो है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और सूर्य का जो प्रतिबिंब है, क्योंकि सूर्य अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाया है, तो ऐसा लगता है मानो नीले जल में कोई गौरवन युवती झिलमिला रही हो, मिल रही हो। और अब सूर्योदय हो जाता है, तो सूर्योदय के हो जाने के बाद उषा का जो है जादू अब टूट जाता है। तो ये थी उषा कविता। अब आइए इसको प्रतिपाद्य देखते हैं। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति के शब्द चित्रों को उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना करता है, इसलिए वह भोर के साथ एक जीवंत परिवेश की परिकल्पना करता है जो भोर गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा चौका है, सलेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमा, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। कवि कहता है सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है, वह सफ़ेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से लिपा चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है, तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा है। सूर्योदय होते ही उषा का ये जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ भोर मीन्स प्रातः, नभ आकाश, चौका रसोई बनाने का स्थान जहाँ खाना बनाते हैं गाँव में। कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो,
दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखाई देता है क्योंकि शंख का संबंध सीधे सीधे पवित्रता से है, पूजा से है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लेपा हुआ कोई चौका है। राख से लेपा हुआ चौका, चौके में जाने से पहले हमारी जो गृहिणियाँ हैं वो सुबह उसकी साफ सफाई करती हैं, उसे लीपती हैं, तो ये भी पवित्रता का एक संकेत है। यानी सुबह का जो समय है अत्यंत पवित्र होता है। और यही कारण है कि प्रातः और शाम जो है हम सभी लोग पूजा करते हैं, अजान करते हैं, चर्च में प्रार्थनाएं करते हैं, गुरुद्वारों में हम शब्द कीर्तन करते हैं। यानी पवित्रता चारों तरफ वातावरण में दिखाई देती है। तो इस प्रकार भी सुबह के वातावरण को पवित्र वातावरण बताने का कवि प्रयास कर रहा है। अभी गीला पड़ा है, ये ब्रैकेट में दिया गया है। ब्रैकेट में देने का अर्थ है कि जो ऊपर राख से लेपा हुआ चौका उसको और स्पष्ट कर दिया गया कि वो चौका अभी सूखा नहीं है, गीला है, अर्थात उसमें अभी नमी बाकी है। सूखने पर और गीले होने पर रंग में अंतर आता है, तो इसीलिए कवि ने ब्रैकेट में देकर के इस बात को स्पष्ट किया है कि अभी वो सूखा नहीं, अर्थात उसका जो रंग है ऐसा है जैसे गीली राख से जो चौका हम लीप देते हैं तो वो भी गीला रहता है, तो वैसा रंग अभी आकाश का है। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है, सहज और सरल भाषा का प्रयोग है। ग्रामीण परिवेश कविता के इन पंक्तियों में सजीव हो उठा है। नया उपमान जैसे राख से चौका लीपना, चौका तो हम अक्सर या तो मिट्टी से लीपते हैं या फिर गोबर से लीपते हैं, लेकिन यहाँ राख से लिपा गया है। आकाश की जो तुलना है शंख से की गई है, तो ये नए उपमान कवि ने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा चौका क्यों कहा है? अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है क्योंकि वह शंख के समान पवित्र माना गया है। कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि भोर का नभ सफ़ेद और नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है। अभी गीला पड़ा है से कवि क्या कहना चाहता है? इसका अर्थ है कि प्रातः काल में ओस की नमी होती है, गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नीले नभ को गीला बताया गया है। प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने दो उपमान प्रयोग किए, एक तो नीला शंख और दूसरा राख से लिपा हुआ चौका, और ये दोनों ही उपमान सर्वथा नवीन है। दूसरा भाग देखिए कविता का। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। सिल मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, जिस पर पत्थर से ही हम मसाला पीसते हैं घरों में, सिलबट्टा जिसे कहा जाता, तो वही सिल यहाँ बताई गई है। केसर एक फूल का नाम है। मल देना यानी लगा देना, घिस देना। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया हो। अंधेरा काली सिल और सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान और सुबह की लालिमा खड़िया चाक के समान दिखाई देती है। प्रकृति का मनोहारी वर्णन है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुक्तक छंद है, नए बिंब और नए उपमानों का प्रयोग है। सहज सरल खड़ी बोली के माध्यम से कवि ने कविता को अभी अपनी व्यक्ति दी है। प्रश्न देखिए, आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? कवि ने किस समय का चित्रण किया है? कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है? कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है?
पहले प्रश्न का उत्तर, आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने सिल और सलेट जैसे उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। कवि ने किस समय का चित्रण किया? यहाँ कवि ने सूर्योदय से पहले भोर का चित्रण किया है। कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है? कवि अंधेरे को काली सिल मानता है और सूर्य की किरणों को लालिमायुक्त जो होती हैं उन्हें सुबह सवेरे की तुलना करता है। सूर्योदय से ऐसा लगता है मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया है। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली सलेट, लाल केसर, लाल खड़िया चाक के उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस में नमी के माध्यम से कवि काली सिल को लाल केसर से धुलना बताता है। तीसरा स्टेंजा कविता का देखिए, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। गोर मीन्स गोरी, उजली, झिलमिल मचलती हुई, देह शरीर, जादू आकर्षण सौंदर्य, उषा प्रातःकाल का समय, सूर्योदय सूर्य का उदय होना। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश का जो रंग है गहरा नीला हो जाता है। सूर्य की जो सफ़ेद आभा है वो दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा में वह नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आता है। कुछ समय बाद जब सूर्य हो जाता है, सूर्योदय के हो जाने पर, तो उषा का जो पल पल बदलता हुआ जो सौंदर्य है वो एकदम समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है जो उषा का जो एक जादुई प्रभाव प्रकृति में बना हुआ था वो धीरे धीरे कम होता जाता है और सूर्योदय हो जाने पर समाप्त हो जाता है। यहाँ कवि ने उषा का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण है, नील जल में और जैसे हिल रही हो में, यानी पूरे स्टेंजे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, सरल भाषा का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग कवि ने किया है। प्रश्न देखिए, गोर देह में झिल मिलाने की समानता किससे की गई है? उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू टूटने का तात्पर्य क्या है? उषा का जादू कब टूटता है? काव्यांश में प्रयुक्त उपमानों का उल्लेख कीजिए। कविता की भाषागत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। किन उपमानों से पता चलता है कि ये कविता गांव की सुबह का चित्रण करती है? पहला प्रश्न, गोर देह के झिल मिलाने की समानता किससे की गई है? गोरी देह के झिल मिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी और स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो गोरी देह की तुलना किससे है? सुबह के सूर्य के साथ। उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का जो प्रतिबिंब है वो झिलमिला रहा है, यह जादू जैसा लगता है। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? जब प्राकृतिक सौंदर्य अति शीघ्रता से बदलता है, सूर्योदय के आकाश में चढ़ते ही उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है उषा का जादू समाप्त हो गया है। उषा का जादू कब टूटता है? जैसे ही सूर्योदय होता है तो उषा का जो जादू है वो टूट जाता है। सूर्य की किरणों से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। काव्यांश में प्रयुक्त उपमानों का उल्लेख कीजिए। काव्यांश में देखिए किस प्रकार के नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। नीला शंख सुबह के आकाश के लिए, राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए, काली सिल अंधेरे से युक्त आकाश के लिए, सलेट पर लाल खड़िया चाक, इसका प्रयोग भोर में नमी युक्त वातावरण में उगते सूरज की लालिमा के लिए किया गया है। नीले जल में झिल मिलाती गोरी देह, तो यहाँ नीले जल में आकाश में आते हुए सूरज के लिए। कविता की भाषागत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। कविता में कवि ने नए उपमानों का प्रयोग किया है। ग्रामीण परिवेश का सहज शब्दों में चित्रण किया है। किन उपमानों से पता चलता है कि यह कविता गांव की सुबह का वर्णन है? इस कविता में स्थान स्थान पर यह वर्णन हमें पता लगता है। पहले
राख से लिपा हुआ चौका, गांव में ही चौका लीपते हैं, शहरों में नहीं। बहुत काली सिल पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो। सिल बट्टे का प्रयोग भी ज़्यादातर गाँव में होता है, शहरों में तो आजकल मिक्सर आ गए हैं। तीसरे, कवि कहना चाहता है कि सुबह सूर्योदय से पहले नीले आकाश में नमी होती है। स्वच्छ वातावरण के कारण सूर्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है नीले जल में गोरी युवती की देह झिलमिला रही हो। गांव में सारा दृश्य हमें दिखाई देता है, शहरों में ऐसा संभव नहीं, क्योंकि शहरों में तो कंक्रीट का जंगल ही दिखाई देता है। आइए हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर विचार करते हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, अथवा उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? उदाहरण सहित समझाइए। कवि ने नीले शंख, राख से लिपा हुआ चौका, सिल, सलेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न, भौर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में जो एक कोष्ठक है, विराम चिन्ह है और पंक्तियों के बीच का स्थान जो कविता को नए अर्थ देता है, तो उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई? नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोगों से अपने आप को अलग दिखाना चाहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्ठकों का प्रयोग किया है। कोष्ठकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से ही संबंधित होती है और पूरक का काम करती है। वह कथन को स्पष्टता प्रदान करती है। यहाँ अभी गीला पड़ा है जो कोष्ठक में दिया गया है वाक्य, ये प्रातःकालीन सुबह की नमी और ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्ठकों में पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता चलता है। राख से लिपा हुआ चौका, यानी चौका लीप दिया है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है चौका सूख गया है या गीला है। तो कवि ने बताया कि चौका गीला है और गीला होने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन जाता है, क्योंकि गीले चौके का जो रंग है वो अलग होता है और सूखे हुए चौके का जो रंग है वो अलग होता है। इससे सीधे सीधे हम प्रातःकालीन आकाश के रंग की तुलना भी कर सकते हैं। इसीलिए कवि ने इस बात को स्पष्ट किया। अपने परिवेश में उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ गया हो। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश पर छा जाती हैं। ओस के कणों पर सूर्य की जो किरणें हैं अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं और प्रकृति के दृश्य पल पल में बदलते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। पशुओं व मानवों में नई शक्ति का संचार हो जाता है। जीवन सजीव हो उठता है। जैसे जैसे शाम होती है सूर्य एक थके हुए पथिक की भांति धीमी गति से अस्त होने लगता है। पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। सूर्य का रंग लाल हो जाता है मानो वह विश्राम करने जा रहा हो। सारा जीव जगत भी आराम करने की तैयारी शुरू कर देता है। कुछ अन्य प्रश्न, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उषा कविता के आधार पर बताइए। उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख के समान नीला, उसके बाद आकाश में राख से लीपे हुए चौके जैसा रंग होता है। सुबह की नमी के कारण में गीला प्रतीत होता है। सूर्य की जो प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगता है मानो काली सिल पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो, या फिर काली सलेट पर लाल खड़िया मिट्टी किसी ने मल दी हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। उषा कविता के आधार पर उषा के जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। सूर्योदय से पूर्व उषा का जादू कैसे दिखाई देता है? अत्यंत आकर्षक। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं।
उस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख जैसा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि जो दृश्य हैं वो उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है। भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है। क्यों? कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश में नमी होती है और धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमेले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौके की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लिपे जाने से वे स्वच्छ हो जाता है। इस तरह भोर के नभ की जो स्थिति है वो पवित्रता की स्थिति भी यहाँ पर कवि ने स्पष्ट कर दी है। उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता व उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताइए। पवित्रता से संबंधित पंक्तियाँ राख से लिपा हुआ चौका, निर्मलता से संबंधित पंक्ति है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, उज्ज्वलता नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है? सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा भी मिली हुई होती है। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किस से की गई है और क्यों? उषा कविता में भोर के नभ की तुलना राख से लिपे हुए चौके से की गई है। इस समय आकाश नम होता है, धुंधला होता है और राख से लिपे हुए चौके का रंग भी मटमेला होता है। इस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। कोष्टकों के प्रयोग से कविता में क्या विशेषता आ गई है? कोष्टकों का प्रयोग कवि ने किया है। कोष्टक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कविता में कोष्टक में दी गई जानकारी अभी गीला पड़ा है से आसमान की नमी व ताजगी की जानकारी मिलती है। काव्यांश में आए किन्हीं दो अलंकारों का नामोल्लेख करते हुए उनसे उत्पन्न सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। काव्यांश में शंख जैसे में उपमा और बहुत काली सिल जैसे मानो धुल गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनसे आकाश की पवित्रता व प्रातः काल के समय का मट्यालापन प्रकट होता है। उपयुक्त कविता में आए किस दृश्य बिंब से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और क्यों? इस काव्यांश में हम नील जल में गौर देह के झिलमिलाने के बिंब से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। सुबह आकाश स्वच्छ होता है, नमी के कारण दृश्य हिलते प्रतीत होते हैं। श्वेत सूर्य का बिंब आकाश में सुंदर प्रतीत होता है। अब ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं करेंगे। उषा कविता में कवि ने आसमान के लिए सर्वथा नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। पाठ के आधार पर उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। उषा के टूटते जादू का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, अथवा जादू टूटता है इस उषा का अब उषा का जादू क्या है, वह कैसे टूटता है, और निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। उषा का जादू किस तरह टूट रहा है? भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और कविता का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को खुद हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी 12वीं कक्षा की शमशेर बहादुर सिंह की कविता
उषा। आपको अगर किसी भी प्रकार की कहीं भी इस कविता में कठिनाई है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपकी जिज्ञासाओं को, आपके प्रश्नों का हल भी जरूर उपलब्ध कराएंगे।